हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज ग्रामर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शिकायत निवारण प्रोक्यूरेटर प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस से। ठीक है, जो नागरिक शिकायत निवारण है, इसकी स्थापना जो है स्वच्छ और उत्तरदायी शासन हेतु सरकारी प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं दंडित करने के लिए जो है इन सभी निकायों का निर्माण किया गया है। तो वहाँ हर देश का अलग अलग इसका नाम होता है। तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली ये रूस से संबंधित है। ठीक है, अगर फ्रांस का पूछेगा तो फ्रांस में जो है प्रशासनिक न्यायालय कहा जाता है उसी को, और स्वीडन में उसी को जो है ओम्बुड्समैन कहा जाता है, और अगर ब्रिटेन में पूछे तो ब्रिटेन में जो है संसदीय आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न देशों का अलग अलग नागरिक शिकायत निवारण रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। और भारत में देखा जाए तो खास तौर से जो है 2013 में लोकपाल का जो है जिक्र किया गया है, तो उसका भी प्रभाव भारत में देखा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा जो है नए कानून का निर्माण किया जाता है और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करता है, यानी जिस कानून को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, एक तरह से परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन जो राष्ट्रगान है भारत का को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? किस वर्ष? तो ये अपनाया गया था 1950 को। ठीक है, संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ठीक है, और ये कितने समय में गाया जाता है? तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव जो है संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये 1954 में। ठीक है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 सर्वप्रथम जो है 1 जून 1955 को लागू हो गया था। ठीक है, तो 54 के तहत 155 में लागू हो गया था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जून 1955 को लागू हुआ था और ये खाद्य मिलावट निवारण 1954 था। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन दे दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाता है उतने समय तक इनका कार्यकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है?
तो ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज। ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए ही की गई थी, और उस सर्वांगीण विकास में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक सेवा सुधार अधिनियम जारी किया गया था। नागरिक सेवा सुधार अधिनियम कब जारी किया गया था? तो 1978 में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक सेवा सुधार अधिनियम जो है 1978 में जारी किया गया था, और इसमें जो है 2 प्रावधान किए गए थे। पहला था जो है मध्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्य वेतन का प्रावधान करना, और दूसरा इसमें था कार्मिक प्रबंधन का कार्यकाल। ठीक है, तो 2 मुख्य रूप से इसको मुख्य तत्व उसमें रखे गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेटन सम्मति प्रतिवेदन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशिक्षण से। ठीक है, एसेटन समिति का गठन जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है सन 1944 में किया गया था, और जिसका प्रतिवेदन प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर इसको एसीटन लिखा हुआ मिलता है, तो चीज़ वही है, एसीटन या एसेटन। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद से है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद से है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। डेविड एस्टन ने जो है 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में इसकी घोषणा की थी। वह इसे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा भी दिया था प्रासंगिकता के सिद्धांत को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वो है प्रतिषेध। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिषेध यह रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को तथा आर्थिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, और इसके द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो अधिकार का लक्षण नहीं है समाज का संरक्षण। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकार के लक्षण कौन कौन से माने जाते हैं? कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, ठीक है, सार्वभौमिकता, सामाजिक स्वरूप। सामाजिक संरक्षण नहीं हो सकता है, सामाजिक स्वरूप होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? तो कुछ उदारवादियों के द्वारा। ठीक है, जैसे हाब्स ले लिया जाए तो हाब्स के जीवन में अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, तथा लॉक्स ने जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्पेंसर ने जो है स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। इसलिए कह सकते हैं कि कुछ उदारवादियों के द्वारा जो है प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। सभी उदारवादियों ने ऐसा नहीं माना है, लेकिन कुछ उदारवादी जो है प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी के द्वारा इसमें से नहीं सही होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों को अध्ययन करता है, गिलक्राइस्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केसी ह्यूयर ने क्या कहा था? तो केसी ह्यूयर ने कहा था भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। ठीक है,
इन्होंने कहा था भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि समय के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1964 में। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम में जो है 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 1964 को कलकत्ता में हुई 7वीं पार्टी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं था? तो एच.डी. देवगौड़ा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। एच.डी. देवगौड़ा मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने थे और 1996 में वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और जून 1996 के उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अप्रैल 1997 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे लगभग 10 माह तक प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं। तो तृतीय विश्व के देशों की विशेषताएं इनमें सभी हो जाएंगी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, विलासितापूर्ण खर्चे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, कृषि प्रधान का अर्थव्यवस्था, विलासितापूर्ण खर्चे, ये सभी जो है तृतीय विश्व देशों की सामान्य विशेषताएं जानी जाती हैं। ठीक है, आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग जो है विकासशील राष्ट्रों या अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक थे अल्फ्रेड सोबी, इन्होंने एक लेख में सन 1925 में किया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? तो कुल 29 राष्ट्र। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन जो है सन 1955 इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था और 18 से 24 अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया, म्यांमार, सीलोन, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान द्वारा जो है बांडुंग जिसको कहा जाता है, ये इंडोनेशिया इसका नाम है, इसी को बांडुंग कहा जाता है। इसमें जो है एशियाई और अफ्रीकी देशों की एक बैठक जो है आयोजित की गई थी, इसी को जो है बांडुंग सम्मेलन कहा गया और इस सम्मेलन में जो है 29 देशों जो है प्रतिनिधित्व किए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।